ये क्या हो गया? किसी ने सच ही कहा है कि किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान को ये तक नहीं पता होता कि कब उसके साथ क्या होने वाला है। अगर इंसान को ये पता होता तो आज हर इंसान सफल, सुरक्षित और सुखी होता। इंसान दिन भर मेहनत करता है और रात में थक हार कर सो जाता है। दूसरे दिन के सुनहरे सपने और अपने आने वाली जिंदगी को सुधारने की ख्वाहिशों को लेकर हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कौन था जो रात की खामोशी में पानी की टंकी की खामोशी को चीरता हुआ हमेशा के लिए खामोश हो गया? उसे इतनी भयानक मौत क्यों मिली? उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर था भी या नहीं? उसकी इस मौत के पीछे कौन थे? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने पसंदीदा शो प्यार में सावधान के इस नए एपिसोड में। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। आप सबके लिए अजमेरी भुर्जी और पराठे लेकर आई हूँ अम्मी जान। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, वरना लोग क्या कहेंगे। 4 कदम पे सास रहती है और बहू को देखिए 4 निवाले तक नाश्ते के नहीं बनवा पाती। आपा जान और दामाद जी कहाँ हैं? वो तो हरी मस्जिद गए हैं। और मेरा बेटा कलीम कहाँ पर है? वो तो उनकी छुट्टियां खत्म हो गई तो वापस विदेश लौट गए। हाय अल्लाह, मेरे से बिना मिले चला गया। मेरे से कम से कम मिल के तो जाता। मैं तो अम्मी हूँ ना उसकी। मैंने उन्हें समझाया अम्मी जान, लेकिन वो कहने लगे रात बहुत हो चुकी है, कच्ची नींद से जगना वाजिब नहीं। अब मैं चलती हूँ अम्मी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आरिफ, क्या हुआ भाई? जल्दी आओ यार, ये देखो बदबू आ रही है यार। हाँ यार, क्या भयानक बदबू। मुझे तो लगता है इसी टंकी सारी भाई। लगता है सड़ी विलास की बदबू आ रही है। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फोन लगाओ क्या? लगा फोन लगा यार, पुलिस को बुला लो। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर ये देखिए कितना बदबू आ रही है सर, इसलिए हम लोगों ने फोन किया था। सर ये तो किसी इंसानी डेड बॉडी की बदबू लगती है। ढक्कन उठाओ इसका। अरे मदद करो इसकी। देखा सर, मैंने कहा था ना ये किसी इंसानी डेड बॉडी की बदबू है। तुम में से कोई जानता है इसे? हाँ सर, ये तो कलीम है। 2-4 दिन पहले ही विदेश से लौटा है सर। 3-4 दिन में वापस जाने को कहकर, अब पता नहीं यहाँ कैसे है इसकी लाश। कोई है इसके घर में? हाँ सर, इसकी बीवी को मैं जानता। बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हेलो एम्बुलेंस, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बात कर रहा हूँ। बादशाह नगर में कलीम अंसारी के बंगले पर आ जाइए। वहाँ एक लाश है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। हाँ भाभी, हाँ। कहाँ है? और भाई तो मेरे साथ। सुबह का मजाक हुआ ना तो बहुत बुरी बात है। कहाँ है? या अल्लाह, कयूम, उठो कयूम, तुम यहाँ कैसे? कयूम, तुम तो विदेश का जाने का बोल रहे थे, फिर यहाँ कैसे? खुदा के लिए उठ जाओ कयूम, प्लीज उठ जाओ कयूम। संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभाले?
संभालने तो ये थे हमें, अब कौन संभालेगा? उठा कायल, उठा कायल। चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को। लेके जाओ इन्हें। हाँ, उठिए, चलिए अब हमारे साथ चलिए, उठिए, चलिए। एम्बुलेंस आ रही है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तब तक मैं सलमा का बयान लेके आता हूँ। शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए, बस भी कीजिए, कितना रोएंगे आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए सलमा जी, पुलिस के सामने रोने से आपके पति के कातिल पकड़े तो नहीं जाएंगे, और हो सकता है कि उन्हें इंसाफ भी ना मिले या उनके गुनाहगार पकड़े भी ना जाए। पर अगर आप चाहें तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है। अभी आप रोते हुए कह रही थी कि आपके पति विदेश जाने के लिए निकले थे। हाँ, 1 हफ्ते पहले वो विदेश से लौटे थे। 4 दिन पहले ही फोन आया था तो वो उसी दिन निकल गए। मगर ये क्या हो गया? किसने किया? हमारा परिवार का सिर्फ एक ही सहारा था। आप फिक्र मत कीजिए, जिसने आपको बेसहारा किया है पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। क्या आपको किसी पे शक है? कैसा शक? कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके पति से दुश्मनी हो, जो इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकता है? वो तो विदेश में रहते थे, यहाँ उनका कोई दोस्त नहीं था, तो दुश्मन कैसे हो सकता है? जो भी दोस्त दुश्मन थे उनके अपने थे, जैसे ये शरीफ मियाँ। शरीफ मियाँ? ये कौन है? वो मेरे नंदोई हैं। मेरे पति विदेश रहते थे तो उनसे जरा हंसी मजाक कर लेती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को गलत समझ लिया। एक दिन उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ क्यों मेरे जानू, आप जल्दी आइए ना। आप वहाँ विदेश में, हम यहाँ अपने देश में, बस चांद का दीदार करते हुए रोमांटिक हो जाती। अच्छा जल्दी आइएगा, खुदा हाफिज। अरे दामाद जी, आप यहाँ? अरे चांद को देखकर रोमांटिक क्यों रही भाभी जान? रोमांटिक होना है तो हम है ना। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं? आप हमारे ननन के शौहर हैं, इसलिए हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं। तभी तुम आपकी इज्जत लेना है। दूर रहिए आप, दूर रहिए, वरना अभी सब कुछ हलीमा आपा को जाके बता देंगे। जा बता जाके हलीमा आपा को। हलीमा आपा को बता या अपने पति को बता। जा, ना तेरी हलीमा आपा से डरता हूँ ना तेरे पति से। जा बता जाके, जा। मैंने अपने शौहर को सारी बातें बता दी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जरूर इन्होंने शरीफ मियाँ को कुछ बुरा भला कहा होगा, और शरीफ मियाँ ने शरीफ मियाँ? मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया? जीते जी तो सुख नहीं ले पाया और मरने के बाद भी उसकी ऐसी गति हो गई। या अल्लाह, उनको किस गुनाहों की सजा दे रहा है तू? मम्मी। मिस्टर शरीफ अंसारी, कहिए। सलमा खातून ने अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाया। मुझ पर? मुझे उससे यही उम्मीद थी। उम्मीद तो होगी शरीफ मियाँ, तुम्हारी बुरी नजर जो थी उस पर। मेरी? सुना हलीमा तुमने? तुम्हारी भाभी जान पे मेरी बुरी नियत थी, ऐसा कह रहे हैं ये? 1 नंबर की झूठी है वो इंस्पेक्टर साहब। बुरी नजर इनकी नहीं, उसकी थी इन पर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे दामाद जी ने कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं उसके साथ करी, बल्कि उसने ही मेरे दामाद जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर साहब, कलीम भाई साहब विदेश में रहते हैं और ये मुझे जब भी अपने आसपास अकेला पाती है तो मुझ पे डोरे डालने की कोशिश करती रहती है। हलीमा। अरे आप? भाभी जी आप, सॉरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। माफ कीजिए, मेरे कपड़े। भाभी जान कहते हो, कभी जान तो लेकर देखो। सिर्फ नाम से ही शरीफ हो, काम से तो। भाभी जान, आपका दिमाग खराब है क्या? बेचारे भाई साहब वहाँ विदेश गए हैं कमाने के लिए कि आपकी हर जरूरत को पूरी कर सके, आपको हर सुख दे सके, लेकिन आप है कि यहाँ पे बस जाइए।
जाइए यहाँ से। क्या हुआ सदी? अरे तुम्हारी भाभी जान हमेशा मुझ पर लोहे डालती है, हमेशा। क्या? बहुत गंदी नीयत है उसकी, नजर रखो उस पे। मेरी जगह कोई और होता ना तो ठीक। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारे शौहर इतने अच्छे नहीं होते ना तो कब से हमारी गृहस्थी उजड़ चुकी होती। अरे हमने और अम्मी ने तो कई बार अपनी आंखों से देखा है उसे इन पर डोरे डालते हुए। अगर वो हमारे भाई की बीवी ना होती ना तो कब का ही हम उसे घर से निकाल चुके होते। देखिए अम्मी जान, आपके बेटे का कत्ल हुआ है और शक दामाद जी पर है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि शक हमारे दामाद जी पर नहीं, बहू पर करिए। मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब यही बात होगी। क्या ये बात सच है कि आप और बस इंस्पेक्टर साहब बस। एक बहू का काम होता है अपने ससुराल की इज्जत बनाए रखना, उसे जिल्लत से बचाना। लेकिन कब तक? जब तक उसकी अपनी इज्जत पे आँच ना आए। अगर उसकी अपनी ही इज्जत दांव पे लग जाएगी तो उसे मुंह खोलना ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने दामाद जी का नाम ले लिया था, लेकिन हकीकत बताना अब मेरी मजबूरी बन गई है। हकीकत ये है कि मेरे शौहर के दोस्त सलीम के साथ मेरे ननद के नाजायज संबंध थे। क्या? और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आ गए तुम? हाँ, ये इंतजार का पल अब कटता नहीं। इंतजार इतना लंबा इसलिए होता है ताकि तुम मुझे प्यार कर सको, समझे बुद्धू? क्या चल रहा है ये सब? शर्म नहीं आती कलीमा तुम्हें? शादीशुदा होकर पराये मर्द के साथ ये सब करते हुए। और सलीम, तुम अपने ही दोस्त की बहन के साथ ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सलीम तुम पे कितना भरोसा करता है और उसी भरोसे का तुम खून कर रहे हो। रुको तुम दोनों, अभी मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। भाभी जान, मैं भरोसे का ही नहीं, मैं तो उसका भी कत्ल कर दूंगा। और शायद ये उसी का नतीजा है कि मेरे शौहर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या ये बात आपने अपने शौहर को बताई थी? हाँ बताई थी। अब ये बात बताने के बाद ही हनीमा ने मेरे शौहर के सामने मुझे बदनाम करने के लिए ये बात फैला दी कि मैं इनके शौहर पे डोरे डाल रही हूँ। लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती है? मेरे शौहर को 2 ही दिन में सब पता चल गया। शायद ये इसी झड़प का नतीजा है कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अजीब कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसका किससे संबंध था, किसका किससे संबंध है। क्या हुआ सर? सरिता, समझ में नहीं आता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ननंद कहती है कि भाभी के संबंध थे, भाभी कहती है कि ननंद के संबंध थे, दामाद कहता है कि भाभी जान डोरे डाल रही थी। पर सच कौन बोल रहा है ये कुछ नहीं कह सकते। और जो सच बोल सकता था वो इस दुनिया में है नहीं, और जो इस दुनिया में है वो सच बोल नहीं रहे, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सच बोल रहा है? सरिता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे भी सबके बयान तो हम ले चुके हैं, एक सलीम ही बाकी है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए
उससे पहले एक बार सलीम से मुलाकात कर ली जाए। जी सर। चलो। इस केस में क्या हो रहा था पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। किसकी किस पर बुरी नजर थी, कौन किसे चाहता था, कौन किसे नहीं चाहता था, कौन किसे अपना समझता था और कौन किसे पराया। दोस्तों, पुलिस जिससे भी मिलती थी उसे वही शरीफ नजर आता था और दूसरा कातिल। लेकिन ये तब तक ही होता था जब तक पुलिस किसी दूसरे से नहीं मिल लेती थी। दूसरे से मिलने के बाद वही ढाक के 3 पात। पुलिस को वो शरीफ लगने लगता और अब तक पुलिस जिससे मिलकर आई वो उसे गुनहगार लगने लगता। पुलिस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुनहगार है तो कौन है, वो सजा दे भी तो किसे दे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? सलीम मियां, तुम्हें पता तो होगा तुम्हारे दोस्त कलीम अंसारी की मौत हो गई है। मौत क्या, यूं लगता है उसकी हत्या हो गई है। जी हाँ सर, अभी अभी मेरी उनकी अम्मी जान से बात हुई है। बहुत अच्छे संबंध थे तुम्हारे उस घर से। जी हाँ। जान सकता हूँ कैसे संबंध थे? बहुत ही गहरी दोस्ती थी साहब हमारी। किससे? कलीम से या उसकी बहन से? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वही जो हमें पुलिसिया बयान में कहा गया, मरहूम कलीम अंसारी की बीवी ने। सलमा, वो तो खुद ही वैसी है साहब। वैसी कैसी? खुल के बताइए। क्या बताऊं साहब, बदचलन है वो। उसे ना सिर्फ कलीम अंसारी के जीजा पे बल्कि मुझ पे भी डोरे डालने की कोशिश किया था साहब। क्यों? उसे पता था कि मैं कलीम अंसारी का बहुत ही पक्का और वफादार दोस्त हूँ। उसे इस बात का डर था कि कहीं मैं अपने दोस्त यानी उसके शौहर को उसके सारे करतूतों को मैं बता न दूं। सर, मेरा दोस्त विदेश में रहकर काम करके यहाँ एक एक पैसे भेजता है ताकि उसकी अम्मी और पत्नी खुश रह सकें। लेकिन उसकी पत्नी, उसने उसकी अम्मी को ना कि बाहर निकाल दिया बल्कि खर्च भी देने से मना कर दिया। साहब, उसका बेटा उसी के लिए पैसे भेजता था यहाँ पे। वो तो गनीमत थी कि उसकी बेटी और दामाद इसी शहर में थे, नहीं तो न जाने क्या होता उस अम्मी जान का। आपने तो देखा ही होगा इंस्पेक्टर साहब, एक अम्मी अपने बेटी और दामाद के साथ रह रही है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सलमा पूरी तरह झूठ बोल रही है? पूरी तरह? अरे सर, वो हर तरीके से झूठ बोल रही है। मतलब तुम साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हो कि सलमा अपने शौहर को मार सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मतलब नहीं मार सकती? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। यूं तो सलमा दोनों तरफ से तुम पर शक जाहिर कर रही है कि तुम उसके शौहर का कत्ल कर सकते हो। मैं क्यों करूंगा सर? हो सकता है तुम्हारे संबंध उसकी बहन के साथ हो। लेकिन सर, मैंने कहा हो सकता है। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि दोस्त के घर जाते जाते दोस्त की बहन से उसके अफेयर हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है सर, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। ना कलीम की बहन से, ना कलीम की बीवी से? बिल्कुल कुछ भी नहीं सर। कलीम की बहन ने तो सब बता दिया। अब तुमसे मिलने के बाद कलीम अंसारी की बीवी क्या बताती है ये सुनना चाहता हूँ। मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब यही होगा। यहाँ मेरे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। अगर मेरे मायके वाले होते तो वो मेरी तरफ से बोलते। सलमा जी, लेकिन सभी आपको ही गुनहगार बता रहे हैं। वही तो मैं बता रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ सबके सब मिले हुए हैं। मैं ठहरी अकेली जान, ना यहाँ मेरे मायके तरफ से कोई है ना मेरे ससुराल के तरफ से। कोई मुझे चैन से जीने नहीं देता। मेरे शौहर विदेश से पैसा कमाकर यहाँ भेजते थे और उसमें मेरी सास और ननंद हिस्सा बांटने आ जाती थी। सास का तो हक बनता है, लेकिन ननंद वो भी पैसे मांगने आ जाती थी। मैंने अपने शौहर को समझाया कि आपकी बहन की शादी अब हो चुकी है, अब उनका खर्च चलाना उनके शौहर का काम है। ये सुनकर वो मुझ पे ही भड़क गई। तब से आज तक उसने मुझसे बात नहीं की और आज भाई मर गया है तो आज अपना हक जताने आ गई। तुम्हें क्या लगता है सरिता, सलमा सच बोल रही है? अभी तक तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। सभी के बयान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसका उसके साथ संबंध है, उसका उसके साथ संबंध है। लेकिन सलमा की एक बात सच है, एक तरफ वो अकेली है
और दूसरी तरफ कलीम अंसारी का दोस्त, जीजा और बहन, ये तीनों मिलकर कुछ कर सकते हैं ना? मुझे भी वही लगता है सर। ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि कलीम अंसारी की माँ उसके साथ रहती है। और अक्सर समाज में लोगों का इमोशन माँ और बेटी के साथ ही होता है। वही तो सर, इन सब ने मिलकर इनका बहुत फायदा उठाया है और बड़ी चालाकी से कलीम का मर्डर का इल्जाम सलमा के ऊपर लगा रहे हैं। एक काम करो, तीनों को पुलिस स्टेशन ले आओ। आगे की सच्चाई वो यहीं बयान करेंगे। ठीक है सर। उन तीनों को लाकर पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया, लेकिन अभी भी तीनों का यही कहना है कि गुनाह उन्होंने नहीं किया है। अब पुलिस क्या करेगी? क्या वो बारी बारी अब तीनों के अलग अलग बयान लेगी? क्या वो तीनों पर अलग अलग नजर रखेगी, या फिर उनसे गुनाह कबूल कराने के लिए उन पर पुलिसिया हथकंडे अपनाएगी? पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। गुनहगार कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंच जाते हैं। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है, जिससे पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। सच्चाई को कितने दिन तक छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। दोस्तों, ऐसी कहावतें कई बार ऐसे क्रिमिनल्स के सामने गलत साबित हो जाती है। क्या हमारी इस कहानी में भी ये कहावत गलत साबित हो जाएगी? क्या हत्यारा सामने होते हुए भी पकड़ा नहीं जाएगा? दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कितनी बेरहमी के साथ कलीम अंसारी की हत्या कर दी गई, और अब तक असली हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं लगा, बल्कि जितने भी सस्पेक्ट सामने आए अगले ही पल पुलिस के निगाह में वो सब बेकसूर थे। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे, केस की शुरुआत करे भी तो किससे करे। पुलिस की भाषा में एक कहावत है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो काम की शुरुआत से। पुलिस ने भी कलीम अंसारी के आने से लेकर जाने तक सारी बातों का पता लगाया कि वो किससे मिला, कब मिला, क्यों मिला, और इस छानबीन में बीवी सलमा ने भी पुलिस का पूरा साथ दिया। आपके मुताबिक आपके शौहर कलीम अंसारी आखिरी बार आपकी अम्मी और आपा हलीमा से मिले थे? जी हाँ, वो उनसे मिलकर आए और कहा कल परसों तक अम्मी को डॉक्टर को दिखा के आऊँगा। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, शायद उम्र का तकाजा है। किंतु रात को उनको अचानक अर्जेंट एक फ़ोन आ गया था। उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने उनसे कहा भी कि अम्मी से मिलके जाइए, फिर आपका पता नहीं कब आना होगा, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा कि बहुत रात हो चुकी है, अम्मी भी सो रही होंगी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा जिद नहीं की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे स्टेशन छोड़ने आओ, थोड़ी देर तुम्हारा और साथ हो जाएगा। फिर मैं उन्हें स्टेशन छोड़ के आ गई। मुझे क्या पता था मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने नहीं, आखिरी बार छोड़ने जा रही हूँ। चलो सरिता, तुम जाकर उस तारीख का रिजर्वेशन चार्ट चेक करो, देखो उसमें कलीम अंसारी का नाम है या नहीं। और हाँ, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना, देखो कलीम अंसारी का कोई अपना ही आदमी पीछा तो नहीं कर रहा है। ठीक है सर। और सारी रिपोर्ट आकर मुझे पुलिस थाने में दो, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करता हूँ। जी सर। सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने रिजर्वेशन चार्ट चेक किया, कलीम अंसारी का नाम कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि आरएसी और वेटिंग लिस्ट में भी उसका नाम दूर दूर तक नहीं है। ओह, मतलब कलीम अंसारी झूठ नहीं बोला, उसे सचमुच उस दिन अर्जेंट कॉल आई थी। क्योंकि अगर झूठ बोलकर जाना होता तो पहले ही चुपचाप रिजर्वेशन करके चला जाता। इसका मतलब सलमा सच बोल रही है। इसमें गौर करने वाली एक और बात है सर। वो क्या? सर, मैंने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के सारे डिटेल्स चेक किए, उसमें कहीं भी कलीम अंसारी दिखाई नहीं दिया। क्या? जी हाँ सर, और ना ही कहीं उसकी बीवी सलमा दिखाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? सलमा ने खुद तुम्हारे सामने कहा था कि वो अपने पति को स्टेशन तक छोड़ने गई थी। वही तो सर। तो अगर वो अपने शौहर को स्टेशन छोड़ने गई थी तो वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई क्यों नहीं दी? और अगर वो दिखाई नहीं दी तो कम से कम उसके शौहर कलीम अंसारी तो दिखाई देने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि सलमा हमसे बड़ी सफाई से झूठ बोल रही है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी इंस्पेक्टर साहब?
मैंने आपको बताया तो सही, मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गई थी। स्टेशन तक हमें क्लियर नहीं हुआ। सलमा, आप हमें क्लियर बताइए। मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गई थी, प्लेटफॉर्म तक भी जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया। छुट्टियों के दिन चल रहे थे तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ रहती है। उन्होंने मुझे कहा तुम खामखा परेशान होगी, मैं खुद चला जाऊंगा। इसलिए फिर मैं वहीं से लौट आई। आप उन्हें छोड़ने के बाद कब तक रुकी? जब तक वो मुझे वहाँ तक जाते दिखाई दिए तब तक रुकी रही, फिर वहाँ से वापस आ गई। किंतु तुम्हें पता है मिस्टर कलीम स्टेशन पहुंचे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनको खुद स्टेशन छोड़ने गई थी। तुम स्टेशन नहीं, उन्हें स्टेशन तक छोड़कर आई थी। तुम्ही ने कहा कि तुम उन्हें तब तक देख रही थी जब वो स्टेशन की तरफ मुड़ने गया। मुड़ने के बाद वो कहाँ गया? कहीं और? कहीं और कहाँ इंस्पेक्टर साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेशन तक पहुंचने से पहले किसी ने उनका किडनैप कर लिया? और किसने? उनके दोस्त सलीम, बहन हलीमा या उनके शौहर तरीफ मियाँ, या फिर कोई और? कोई और तो कौन? एक मिनट सही, थोड़ा पीछे करना। ये लोग कौन? सर, ये तो कलीम का दोस्त सलीम और दामाद शरीफ मियाँ है। यस। ये दोनों स्टेशन के पास क्या कर रहे हैं? सलमा की बात सच लगती है सर। कलीम के मर्डर के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। ज़रूर उसके जीजा और उसकी बहन के आशिक ने मिलकर कलीम अंसारी की हत्या की होगी और लाश को उन्हीं के घर के पानी के टंकी में डाल दिया ताकि सलमा फंस जाए। अब सीधे तरीके से बात करने का टाइम खत्म हो गया। इनसे पुलिसी अंदाज में ही पूछना पड़ेगा। साहब हमने कितनी बार कहा आपसे कि कलीम की हत्या हम दोनों ने नहीं की साहब। तो तुम दोनों का हाथ होगा इसमें? हम दोनों का हाथ नहीं है सर, यही तो हम बताना चाहते हैं आपको। तो तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि जिस रात कलीम अंसारी की हत्या हुई थी उस रात तुम उसके पीछे स्टेशन तक गए थे? ये आपसे किसने कहा? किसने कहा ये बताना जरूरी नहीं है। तुम्हारा ये बताना जरूरी है कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? सर ये बात हमने इसलिए आपको नहीं बताई क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं लगा कि हम आपको बताएं, और आपने ऐसा कुछ हमसे पूछा भी नहीं कि हम आपको जो है बताएं, हमें याद आए। साहब स्टेशन तक रोज आना जाना हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है? जी हाँ साहब, रोज़ रात को खाना खाने के बाद हम टहलने चले जाते हैं स्टेशन, और ये हमारी बचपन की आदत है। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें नींद आती थी, तो इसी बहाने हम स्टेशन चले जाते थे घूमने के लिए। ये आज बड़े होने के बाद भी हमारी वही आदत कायम है। और उसी समय क्यों जब कलीम अंसारी के ट्रेन का टाइम हुआ था? वो तो हमारे भाईजान ने हमें कॉल करके बुलाया था सर। कलीम ने फ़ोन करके बुलाया था? जी हाँ जी साहब, उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि तुम लोग टहलते हुए यहाँ आ जाओ, मैं भी वहाँ घूमने आया हूँ। तो हम लोग चले गए। हमें लगा भाईजान का कुछ झगड़ा या लफड़ा हो गया होगा, इसलिए हम चले गए थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा वो हमें कहीं दिखाई नहीं। फिर हमें लगा कि शायद वो घर चला गया होगा, तो हम लोग फिर चले गए। फिर अगले दिन सुबह जब घर पहुँचे तो सलमा रोज़ की तरह अम्मी को नाश्ता देने आई, तो फिर पता चला कि वो विदेश लौट गया है। तभी हमें यही लगा कि शायद गुस्से में होंगे, इसलिए अपनी अम्मी जान से मिलकर नहीं गए। तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है? काफ़ी सारी साहब। तुम दोनों जानते हो ना, सच्चाई पता करते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इसमें से एक बात भी झूठ निकली तुम दोनों यहाँ से सलामत वापस नहीं जाओगे। हम दोनों सच कह रहे हैं साहब, बोल रहे हैं साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। सरिता, इन दोनों की और कलीम अंसारी की कॉल डिटेल निकालो और पता करो कि कलीम अंसारी ने सचमुच इन्हें उस दिन कॉल किया था या नहीं। सर कलीम भाई ने अपने नंबर से नहीं बल्कि किसी और नंबर से हमें फ़ोन किया था साहब। सर से कॉल किया था सर, नहीं बोल रहा हूँ सर। तो तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? साहब अगर हमें पहले पता होता कि बाद में नंबर का लफड़ा होगा तो मुझसे पहले पूछ लेते कि उसने अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं किया हमें, इसलिए बस। सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ नहीं बोलते साहब। सरिता, जब तक इन दोनों की कॉल डिटेल नहीं आ जाती तब तक पड़े रहने दो इन दोनों को यहाँ पर। और हाँ सुन लो तुम दोनों, अगर जो याद करना है याद कर लो, क्योंकि सलमा के बयान के बाद अगर तुमने ये कहा कि हम ये बात भूल गए थे, वो बात भूल गए थे, तो तुम्हारी बात और तुम्हारी ज़िंदगी दोनों ख़त्म। सरिता, मैं सलमा से मिलकर आता हूँ। तुम उधर देखो।
इसका मतलब ये है कि किसी भारी भरकम चीज को यहाँ से नीचे फेंका गया है। ऐसा तो नहीं कि कलीम अंसारी की लाश को यहाँ से पानी के टैंक में फेंका गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कलीम अंसारी के साथ यहाँ कोई हादसा हुआ, उसे मार दिया गया और नीचे फेंक दिया गया और पानी के टैंक में डाल दिया गया। हेलो सरिता, सलीम और शरीफ के साथ साथ कलीम अंसारी की भी कॉल डिटेल निकालो। पता करो कि उसे अर्जेंट कॉल कहाँ से आया था और क्यों आया था। दोस्तों, अब तक पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कलीम अंसारी की लाश को कहीं बाहर से लाकर पानी की टंकी में फेंका गया है, लेकिन टेरेस पर लगे लैंप के टुकड़े को देखने के बाद पुलिस को यह शक होने लगा कि नहीं, ये लाश बाहर से नहीं बल्कि टेरेस पर से ही पानी की टंकी में फेंका गया है। दोस्तों, इस केस में आया ये नया मोड़। क्या पुलिस को असली कातिल तक ले जाएगा या नहीं, और ले जाएगा तो कैसे? कौन है असली कातिल? आखिर किसने किया है कत्ल? आइए देखते हैं। सर ये लीजिए, सलीम, शरीफ मियाँ और कलीम अंसारी के कॉल डिटेल। सलीम और शरीफ मियाँ के बयान के मुताबिक उन दोनों को सेम टाइम पे सचमुच कॉल आया था। इसका मतलब दोनों सच बोल रहे हैं। और कलीम अंसारी के फ़ोन पे तो ऐसी कोई डिटेल है ही नहीं कि उन्हें आउट ऑफ इंडिया से कोई अर्जेंट कॉल आया था। अर्जेंट तो क्या, उन्हें तो कोई कॉल ही नहीं आया। उनके फ़ोन पर तो लास्ट कॉल उस दिन है जिस दिन वो इंडिया के लिए निकले थे। किंतु सलमा का तो कहना है कि उनके पास कोई अर्जेंट कॉल आया था, तभी वो वापस गए। इसका सीधा मतलब है कि सलमा झूठ बोल रही है, या फिर शरीफ मियाँ के बयान के मुताबिक कलीम अंसारी सचमुच अपने परिवार वालों से परेशान होकर अपनी बीवी से झूठ बोलकर वापस जा रहा था। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो स्टेशन पहुंचकर अपने दोस्त और जीजा को फ़ोन करके बुलाता है तो वो किसी और फ़ोन से क्यों फ़ोन करता है? सर वही तो मैं भी सोच रही हूँ। वहाँ तो उस पर नज़र रखने वाली उसकी बीवी भी साथ में नहीं थी। जिससे फ़ोन किया गया था, क्या वो लोकल फ़ोन है? नहीं सर, वो मोबाइल नंबर है। हाँ, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऊपर वालों तक माल पहुँच तो गया है, तो तुझे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? ऊपर वाले को रिश्वत खिलाकर गुनाह करेगा तो क्या समझता है हम जैसे नीचे के ऑफिसर छोड़ देंगे तुझे? क्या मतलब? चल, तेरे साथी का पता चल गया है, तू भी चल। बोलना क्या चाहता है? साफ साफ बोलना। साफ साफ बोलूं? मुझे क्या तेरे रिश्वतखोर ऑफिसर जैसा समझा है? इंस्पेक्टर मिश्रा नाम है मेरा। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर कलीम अंसारी मर्डर केस। अरेस्ट हिम। अरे सर, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप सुनना कहना सब यहाँ से निकलने के बाद। ले चलो इसे। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए। आप इस वक्त यहाँ? हाँ, समझ लो आपके शौहर के केस का आखिरी वक्त है। केस खत्म। या अल्लाह, इसका मतलब कातिल पकड़ा गया? कातिल भी मिल गया सलमा, और उसका पार्टनर भी। कौन है कातिल? सलमा खातून। जी? बहुत धूल झोंक लिया कानून की आंखों में सलमा खातून। तुम्हारा समय खत्म। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको कोई सबूत नहीं मिला तो आप भी मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर मुझे गुनहगार ठहराओगे? मैं गुनहगार नहीं ठहरा रहा हूँ। तो? सरिता, गुनहगार तुम्हें ये ठहरा रहा है। तुम? वैसे सलमा, इसने सब बता दिया है। तुम्हारे शौहर को मरने से पहले विदेश से कोई कॉल नहीं आया था। हाँ, कॉल जरूर आया था इसे, और वो भी तुम्हारा। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे शौहर के मरने के पहले जिस नंबर पर तुमने कॉल किया था, शौहर के मरने के बाद उसी नंबर से कलीम अंसारी ने सलीम और शरीफ मियाँ को कॉल करके ये कहा कि वो स्टेशन पहुँच गया है, तुम भी यहाँ आ जाओ। जबकि वो कॉल कलीम ने नहीं, इसने किया था। और जिस समय उसने कॉल करके ये कहा कि वो स्टेशन पहुँच गया है, तो फ़ोन की लोकेशन ये बंगलो बता रही है। इसका मतलब ये है कि अगर फ़ोन की लोकेशन ये बंगलो बता रही है तो ज़रूर उन्हें फंसाने के लिए कोई स्टेशन बुला रहा था। और सिवाय तुम्हारे और कौन हो सकता है सलमा खातून?
तुम्हारे बैठने की जगह ये नहीं, पुलिस लॉकअप है और उसके बाद जेल। सरिता ले चलो इन्हें। चल चल, ये गलत है। चल, बहुत एक्टिंग कर लिया। चल, ये गलत है। मेरी बेटे को मारा था, मेरे बच्चे को हाथ तोड़े, मेरे बेटे। माँ जी संभालिए अपने आप को। अनिमा जी सलमा खातून, अब बताओ कि तुम्हें अपने शौहर को मारने की क्या वजह थी? मेरे शौहर विदेश में रहते थे, मैं यहाँ अकेली थी। ये मेरी सास, मेरी ननद, मेरे नंदोई, ये सब मुझ पे दिन रात बोझ बने रहते थे। हमेशा इनका ख्याल रखना, इनकी सेवा करना, क्या यही मेरी जिंदगी थी? फयाज ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हारी भी अपनी कोई जिंदगी है, जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें चाहे, तुम्हारे साथ रहे। ये सब मुझे फयाज में मिल गया और मैं उससे चाहने लगी। इसे पता इंस्पेक्टर साहब, ये प्यार है या हवस? ये तो इसी को पता है। जब किसी को पता ही नहीं था तो क्यों मारा तुमने कलीम अंसारी को? क्योंकि हम अपना प्यार छुपाने में सबसे कामयाब हो गए थे, लेकिन कलीम से नहीं छुपा पाए। उनके आने की खबर इस बार फयाज को नहीं थी। वो उस दिन शहर से बाहर गया था और शहर से लौटते ही आधी रात को हमेशा की तरह वो मेरे कमरे में आ गया। उस दौरान कमरे में बहुत अंधेरा था। अरे यार जो तुम्हें बिना देखे मेरा ना क्या करूं? कौन है? कौन है? हे, रुक रुक, कौन है? ओ, तो तेरे बारे में जो भी मैंने सुना था वो सब सच था। मैं विदेश में दिन रात एक करके पाई पाई जोड़ के तुझे भेजता हूँ ताकि तू खुश रहे, मेरी मम्मी मेरी बहन खुश रहे, तू उन्हें प्यार करे। मगर तू प्यार नहीं, तू तो अपनी हवस पूरी कर रही है। निकल जाओ मेरे कमरे से। कलीम, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है? प्यार करती हो या अपनी हवस मिटा रही हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं सवेरे के लिए भी इंतजार नहीं करूंगा। अभी अम्मी आपा और पुलिस को फोन करके तुम्हें बुला के निकल जाओ। चली जाओ इस कमरे से। कमरे से निकलने के बाद मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। ये बात तो पक्की थी कि दूसरे ही दिन कलीम अम्मी आपा को बुलाकर मेरा फैसला कर देते। अगर ऐसा हो जाता तो मैं कहाँ जाती? फिर मैंने बाहर जाकर फयाज को फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि तुम कैसे भी करके कलीम को ऊपर टेरेस पर लेकर आओ। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा ना, अब हम सिर्फ मिलेंगे तो सिर्फ तलाक के दस्तखत के लिए मिलेंगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश? तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त निकल गया है। याद है तुम्हें, तुम जब विदेश में थे तब हम फ़ोन पे बात किया करते थे। तब चांद में तुम्हें देखकर मैं रोमांटिक हो जाया करती थी। बस आखिरी बार मेरे साथ टेरेस पे चलो। आपके साथ मैं चांद को देखना चाहती हूँ। और कभी भी तुमने मुझे सच में चाहा होगा तो मना मत करना। तू यहाँ? देख कलीम, उससे गुस्से में बात मत करना। तू क्या, पूरा शहर जानता है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो। ओह, तो ये है तेरा चांद? हाँ हाँ, यही है मेरा चांद। इसी में देख के मैं आपको याद किया करती थी। देख, तुझे इसे तलाक देना है तो दे दे, पर ये तुझे बंगला नहीं देगी। ओह, तो ये बात तेरे को पता भी चल गई? तो तलाक दे के इसे चला जाएगा। कम से कम
इस बंगले के किराए से ही था ना? ये बंगला मैंने तेरे अय्याशी के लिए नहीं बनाया। ये बंगला मैंने मेरे लिए, मेरी अम्मी और आपा के लिए बनाया। तो इसके नाम क्यों किया था? बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना, प्यार या हवस के लिए। वैसे भी तो हम दोनों का रिश्ता भी तो इससे इसीलिए है ना। तू तो बस मेरी बात मान और चुपचाप कल के कल विदेश वापस लौट जा और हम दोनों को यहाँ पे शांति से रहने दे। विदेश तो मैं जाऊंगा, लेकिन तब जब ये जाएगी इस घर से और तू जाएगा जेल। तो तू नहीं मानेगा? नहीं, तू ही जाएगा, इस बंगले से भी और इस दुनिया से भी। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये तो मर गया। हाँ, तो जो कर रहे थे वही होगा ना। तू फिक्र मत कर, इसकी लाश को तेरे बंगले के पीछे टंकी में डाल देंगे। मेरे, मैं पकड़ी गई तो? मुकर जाना, बोलना तेरी नंद, उसका पति और वो सलीम ने मिलकर इसको मारा है और तुझे फंसाने के लिए ये बंगले की टंकी में डाल दिया। और पुलिस मान भी जाएगी। कोई बेवकूफ़ी होगा जो खुद ही मार कर अपने ही बंगले की टंकी में डालेगा, समझी ना? हाँ। और सुन, मैं सलीम को और सलीम को और शरीफ को फ़ोन करके ना स्टेशन बुला लेता हूँ। और तू बताना कि मुझे क्या पता, मैं तो इसे वहाँ स्टेशन छोड़कर आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, समझी ना? चल इसे ठिकाने लगाते हैं। दोस्तों, कितना अजीब केस था ये। एक इंसान जो कि पुलिस की तफ्तीश में उसके हर कदम पर उसका साथ दे रही थी, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। पुलिस को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि वही इंसान असली कातिल भी हो सकता है। जी हां, सलमा, जो कि पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश में लगी थी। किसका संबंध किससे बता रही थी। उसने गलत फोन कॉल्स भी कराए, लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के लंबे हाथों से ज्यादा दिनों तक अपने आप को बचा नहीं सकता। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही कीमती है, जिंदगी बहुत ही छोटी है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार में और रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद। प्यार में सावधान, उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं। प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम। प्यार में सावधान।